वेलकम एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे सेंटर एंड स्टेट रिलेशन इन इंडिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध होते हैं भारत में, उसके बारे में बात करेंगे। एंड हम बात करेंगे एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के हिसाब से बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं और सेंटर और स्टेट के बीच में जब रिलेशन देखते हैं, तो हम इसे तीन कैटेगरी में, तीन बड़ी बड़ी कैटेगरी में देखते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन कैन बी एग्जामिन क्लासिफाइड थ्रू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सी? तो पहली है लेजिस्लेटिव रिलेशन, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255, ये हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। थर्ड कैटेगरी है फाइनेंशियल रिलेशन, आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293, ये फाइनेंशियल रिलेशन है। उसके अलावा अगर हम देखें एडिशनली एक और रिलेशन है जिसे हम एग्जामिन करेंगे, वो है इमरजेंसी रिलेशन, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360, ये इमरजेंसी रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के को डील करता है, जिसमें आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। तो इसको हम देखेंगे। ये जो इमरजेंसी के पावर है, इमरजेंसी में जो सेंटर स्टेट के रिलेशन है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो अल्टर्ड हो जाता है, बदल जाता है और सेंटर को ज्यादा पावर मिल जाता है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो बदलेगा, सेंटर को ज्यादा पावर मिलेगा, बिकॉज ये एक स्पेशल सर्कमटेंसी से, इसीलिए। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है लेजिस्लेटिव रिलेशन, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255। तो 245 से 255 के बीच में जो हमारे आर्टिकल्स है वो सारे हमारी लेजिस्लेटिव रिलेशन बताते हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि दिस डिफाइन, ये जो प्रोविजन है वो डिफाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो लॉ बनाने का जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चलिए पहला देखते हैं, पहला कैटेगरी वो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि लॉ बनाने का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता क्या है। तो आर्टिकल 245 कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो पूरे भारत में किसी भी टेरिटरी पे जो लॉ बना सकती है, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उस स्टेट में किसी भी स्टेट की टेरिटरी के ऊपर लॉ बना सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट का वाइडर जुरिस्डिक्शन है। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, के जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके ऊपर भी लॉ पार्लियामेंट ही बना सकता है। और कुछ कुछ केसेस में कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ स्टेट के लिए भी पार्लियामेंट स्टेट के लिए भी बना सकता है। तो ये पहला प्रोविजन है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जो आर्टिकल 245 की मदद से हमें समझ में आता है। नाउ दूसरा है सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, के कौन सा सब्जेक्ट किसके हाथ में रहेगा। तो सबसे पहले है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तीन तरीके से क्लासिफिकेशन किया है लेजिस्लेटिव पावर में। यहाँ पे पहला है यूनियन लिस्ट, जो लिस्ट वन के नाम से भी जाना जाता है। सेवंथ शेड्यूल में ये मेंशन है, ऑल्सो सेवंथ शेड्यूल, और उसमें 100 सब्जेक्ट शामिल है। नाउ कौन कौन से जो नेशनल इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे शामिल है, जैसे डिफेंस, पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बनाता है, तो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाता है। तो डिफेंस हो गया, नेशनल इंपोर्टेंस की बात है। फॉरेन अफेयर नेशनल इंपोर्टेंस की बात है। एटॉमिक एनर्जी, ये भी नेशनल इंपोर्टेंस की बात है, तो इसके ऊपर हमारा पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकता। उसके बाद बात करते हैं स्टेट लिस्ट। दूसरा जो लिस्ट है, लिस्ट 2, उसे स्टेट लिस्ट कहा जाएगा। ये भी हम 7वां शेड्यूल देखते हैं, वहां पे भी सेम चीज लिखी हुई है। 61 सब्जेक्ट है यहाँ पे। और ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जो लोकल इंपोर्टेंस और स्टेट इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब लोकल रीजनल इंपोर्टेंस की बातें होती है। तो उसके ऊपर ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉस, मात्र स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे लॉ बना सकता है। और तीसरा जो है वो है कॉन्करेंट लिस्ट है। तो लिस्ट 3 बोलेंगे इसको, 7th शेड्यूल की बात है। और 52 सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। और ये जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं,
जो सेंटर और स्टेट दोनों के कॉमन इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर लॉ बनाया जाता है। तो जैसे एजुकेशन हो गया, मैरिज के ऊपर लॉ हो गया, बैंक्रप्सी के ऊपर लॉ हो गया, एक्सेट्रा, जिसके ऊपर दोनों हमारा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होगी इसमें कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट में, तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा वो प्रिवेल करेगा, वो आगे रहेगा, ये आर्टिकल 254 कहता है। नेक्स्ट है रेसिडुअरी पावर। तो आर्टिकल 248 में रेसिडुअरी पावर जो है वो मेंशन है, और यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई भी टॉपिक नहीं होता है, तो उस आइटम के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एनी सब्जेक्ट नॉट मेंशन इन 3 लिस्ट कम अंडर द यूनियन गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन। जैसे साइबर लॉ हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया, वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट है, रेसिडुअरी पावर है, और इसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का पूरा पावर रहता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट का लॉ बनाना फॉर द स्टेट, के पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ फॉर द स्टेट्स। इसको देख लेते हैं कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब स्टेट के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो नॉर्मली जो स्टेट लिस्ट होता है उसके ऊपर स्टेट ही लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट से यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ बना सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट, अंडर नेशनल इंटरेस्ट आर्टिकल 249। देखिए आर्टिकल 249 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे 2/3 मेजोरिटी से, तो नॉर्मली क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा रेजोल्यूशन अगर पास करता है और कहता है कि ये नेशनल इंपोर्टेंस की बात है, तो उसके ऊपर हमारा पार्लियामेंट, भले वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हो, लेकिन उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जो है वो होना चाहिए उसमें, और राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी से इसे पास किया होना चाहिए। उसके बाद दूसरा एक आर्टिकल है आर्टिकल 252। यहाँ पे कहा गया है कि अगर स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, अगर स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है और वो दो या दो से ज्यादा स्टेट एग्री करते हैं कि पार्लियामेंट को पावर देनी है, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लॉ बनाओ हमारे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर बस उन्हीं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उन्हीं स्टेट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इफ टू और मोर स्टेट पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग पार्लियामेंट टू मेक लॉ, देन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट फॉर देम, पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बना सकता है। उसके बाद आर्टिकल 250 की बात करेंगे। 250 ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी होगी तो अगर इमरजेंसी हुई, मतलब नेशनल इमरजेंसी हुई, तो आर्टिकल 250 ये कहता है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। सो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ड्यूरिंग स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 253। अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना हो तो भी क्या है, हमारा पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू फुलफिल इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन इवन ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना होगा कि नॉर्मली स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता, लेकिन ये कुछ सर्कमस्टेंसेस है और ये कुछ आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 252, 250, 253, ये आर्टिकल ये कहते हैं कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉ बना सकता है। तो ये थे हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कि लॉ बन गया, वो लेजिस्लेटिव बात थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी। तो देखो ये डिफाइन करता है डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो एग्जीक्यूटिव पावर है उनके डिवीजन की बात हो रही है। पहली यहाँ पे क्लासिफिकेशन है जनरल डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। तो देखो यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में अगर कोई भी बात है तो उस सब्जेक्ट के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर रखता है, जबकि स्टेट लिस्ट की कोई बात होगी तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, और कॉन्करेंट लिस्ट की बात होगी तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दोनों जो है बोथ कैन एडमिनिस्टर, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों
यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट हैज द सुप्रीमेसी, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। अब बात करते हैं सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल करता है। तो देखिए आर्टिकल 256 कहता है कि अगर कोई लॉ हमारे पार्लियामेंट ने बनाया है तो स्टेट मस्ट इंश्योर कंप्लायंस, के स्टेट को पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। ये आर्टिकल 256 कहता है, मतलब सेंटर का यहाँ पे ज्यादा पावर है। आर्टिकल 257 ये कहता है कि सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है ऑन हाउ टू यूज देयर एग्जीक्यूटिव पावर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद द यूनियन लॉ। कि अगर कोई यूनियन लॉ बना है तो उसके साथ स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसलिए सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। ये आर्टिकल 257 में लिखा हुआ है। जबकि आर्टिकल 258 में लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो डेलीगेट कर सकता है यूनियन पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता है, इसका उल्टा नहीं हो सकता है। तो प्रेसिडेंट यूनियन पावर में से कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 258 में कहा है। और उसके बाद आर्टिकल 263 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश कर सकता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, कि अगर कुछ सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जा सकती है। और ये कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। ये आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नर की, बात करते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, स्टेट का हेड जो है वो गवर्नर होता है। तो गवर्नर का रोल क्या है? तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा होता है। द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटिंग गवर्नर एंड गवर्नर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पे भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज्यादा है ऐसा हम देख सकते हैं। आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, then president's rule मतलब इमरजेंसी कैन बी imposed on that state, ये भी सेंटर का पावर बढ़ा देता है। अब तीसरी बात करते हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देख लिया, अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293 ये फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में है कि सेंट्रल स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन कैसा होता है। तो these provisions define the distribution of financial resources between center and states। चलिए इसमें पहली बात करते हैं डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर। तो देखिए टैक्सेस जो कि सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा किया जाता है, बट उसका जो शेयर है वो स्टेट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट बांटती है। तो वो आर्टिकल 270 में लिखा हुआ है। जैसे इनकम टैक्स है, इसको लगाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, लेकिन जो भी शेयर आता है उसको स्टेट के साथ बांटा जाता है। एक्साइज ड्यूटीज हो गई, जो उत्पादन के ऊपर शुल्क लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, तो उसका भी ऐसे ही प्रोविजन होता है, अरेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे अल्कोहल जो है वो नहीं है, एक्सेप्ट अल्कोहल लिखा है यहाँ पे। तो क्यों? क्योंकि अल्कोहल के ऊपर टैक्स लगाना स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है पूरा सब्जेक्ट। तो बाकी सारे जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगातार सेंटर है, कलेक्ट सेंटर करता है, लेकिन जो पैसा वसूला गया है, जो पैसा आया है, उसमें सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों मिलके इसको बांट लेते हैं, शेयर करते हैं। तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 268 में क्या है? तो यहाँ पे टैक्सेस को लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसको कलेक्ट करना और रिटेन करना स्टेट का काम होता है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट बस लगाता है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट भी करेगा और अपने ही पास रख लेगा। ये आर्टिकल 268 में लिखा हुआ है। जैसे कि स्टैंप ड्यूटी उसका एग्जांपल है। जो स्टैंप ड्यूटी होती है उसका प्रोविजन ऐसे होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 271, देखते हैं कि यहाँ पे टैक्स लगाने का काम, टैक्स को कलेक्ट करने का काम सेंटर का होता है। तो ये कस्टम ड्यूटी हो गई, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, तो ये आर्टिकल 271 में लिखा हुआ है। तो ये डिवीजन ऑफ पावर दिखाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट किस तरीके से है। नेक्स्ट है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट्स, कि यहाँ पे सेंटर का रोल नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएगी और उसको कलेक्ट करने का भी काम
जो है वो स्टेट्स का होगा और उसमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी आएगी, लैंड रेवेन्यू आएगा, स्टैम्प ड्यूटीज आएगी। तो ये कुछ टैक्सेस है जो हमें फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में इंडिकेट करता है, बताता है। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी, ग्रांट इन एड की बात करते हैं। आर्टिकल 275 एंड आर्टिकल 282 ये ग्रांट इन एड के बारे में बताते हैं। तो देखिए, ये प्रोविजन बताते हैं कि सेंटर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर स्पेशल पर्पसेस, कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है स्पेशल पर्पसेस के लिए, और उसके लिए अपॉइंटमेंट होता है हमारे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 280 के हिसाब से। एंड ये फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है हाउ रेवेन्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है बोरोइंग पावर्स, उधार लेने का पावर। तो सेंटर कैन बोरो ऑन इंडिया सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बोरो कर सकता है और सिक्योरिटी जारी कर सकता है बदले में, जबकि स्टेट भी बोरो कर सकता है बट सेंट्रल अप्रूवल चाहिए अगर दे हैव आउटस्टैंडिंग डेब्ट, के पहले स्टेट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंडिपेंडेंटली अपना सिक्योरिटी जारी करके बोरो कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी बोरो करेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंडीशन रहेगी अगर पहले से अगर बहुत सारा आउटस्टैंडिंग डेब्ट है, पहले से बहुत सारी उधारी है, चुकाई नहीं है स्टेट ने, और फ्यूचर में फिर से उधारी करनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है वो स्टेट को लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें सेंटर स्टेट का रिलेशन चेक करेंगे। तो देखिए, ड्यूरिंग इमरजेंसी जो बैलेंस ऑफ पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 352 कहता है कि सेंटर जो है वो पूरी कंट्री के लिए लॉ बना सकता है इंक्लूडिंग स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। दूसरा बात है कि स्टेट गवर्नमेंट कम अंडर डायरेक्ट यूनियन कंट्रोल, जब भी ये नेशनल इमरजेंसी चल रही होती है तो जो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो डायरेक्ट यूनियन कंट्रोल में आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 356 के बारे में बात करते हैं, विच इज स्टेट इमरजेंसी, इसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कह सकते हैं, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है टू फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल ले लेगा, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर केंद्र सरकार कंट्रोल ले लेगी। ये स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट्स रूल में लिखा हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है, सेंटर फाइनेंशियल मैटर का कंट्रोल करता है एंड स्टेट मस्ट फॉलो सेंट्रल डायरेक्टिव्स, ये लिखा है आर्टिकल 360, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि सेंटर का पावर जो है वो बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। अब बात करते हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशन में। तो देखिए, अभी एक एक्ट पास हुआ था, जीएसटी 2017 में जीएसटी एक्ट पास हुआ था, और इट इंट्रोड्यूस अ कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर। तो पहले जो वैट था, सेल टैक्स था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उसको मिला के जीएसटी एक कॉमन टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसमें ये देखा गया कि स्टेट की टैक्सेशन की ऑटोनॉमी को रिड्यूस किया गया है और सेंटर का पावर बढ़ा है। उसके बाद नीति आयोग 2015 में जो एस्टेब्लिश हुआ, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और ज्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब स्टेट के पावर को बढ़ाने का काम किया। जबकि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ 2019 में, ये क्या दिखाता है कि जो मतलब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको चेंज किया गया और सेंटर की अथॉरिटी इंक्रीज की गई। उसके बाद कुछ फार्म लॉज आए थे, उसकी कंट्रोवर्सी हुई थी 2020-2021 में। तो सेंटर ने कुछ फार्म लॉज पास किए थे ऑन स्टेट लीज सब्जेक्ट, जिसके कारण प्रोटेस्ट हुआ और बाद में इन लॉज को, इन कानूनों को वापस भी लेना पड़ा था। उसके बाद कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स था उसमें स्टेट एंड सेंटर की भागीदारी हुई, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हुई ओवर द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉकडाउन पॉलिसीज। तो ये सब डेवलपमेंट दिखाते हैं कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो है वो बदलते रहे हैं, ये दिखाता है। तो कंक्लूड करते हैं कि भारत का जो फेडरलिज्म है उसका नेचर कैसा है। हम बोल सकते हैं कि भारत जो है वो एक तरीके से क्वासी फेडरलिज्म जो है उसको फॉलो करता है, विच इज नॉट प्योरली फेडरल लाइक यूएसए, बट इट इज ऑल्सो नॉट यूनिटरी लाइक द यूके। तो हम बीच में कहीं आते हैं, क्वासी फेडरलिज्म में आते हैं। हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में सेंटर हैज मोर पावर बट स्टेट हैव ऑटोनॉमी इन सर्टेन एरियाज। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विच मींस वर्किंग टुगेदर, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करते हैं, और हमारे देश में मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चलता है और हमारे देश में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी चलता है, विच इज हेल्दी कंपटीशन, और दोनों जो है वो भारत की प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। ये बैलेंस सेंटर का पावर और
स्टेट का पावर, दोनों का अगर बैलेंस अगर होता है तो ये यूनिटी को इंश्योर करेगा, एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस को इंश्योर करेगा while maintaining रीजनल डाइवर्सिटी एंड ऑटोनॉमी। तो चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेंटर स्टेट रिलेशन। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन को दिखाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है पार्ट 11 एंड पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question. The distribution of legislative power between center and state is defined under which schedule of the constitution? कि सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है वो कहाँ पे बताया गया है। तो ये 7th शेड्यूल में बताया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of Indian Constitution provide that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the union? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 257। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव द पावर टू एज्यूम कंट्रोल ऑफ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 356, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, in case of a conflict between central and state laws on subject in the concurrent list, which law prevail? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। Next question, the power of parliament to legislate on state subject during national emergencies derived from which article? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 250 कि जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी तो पार्लियामेंट के पास पूरा पावर रहेगा स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का। Next question, the power of parliament to legislate on state subject during a national emergency is derived from which article? तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है ये आर्टिकल 250 में आ जाता है, रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर स्टेट काउंसिल विच वर्क टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज constituted under which article? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 263। Next question, financial relation between center and state are primarily governed by which article? Financial relation. The correct answer is option A, article 268 से article 293। Next question, which constitutional body recommend the distribution of taxes between center and state? तो यहाँ पे कौन सा constitutional body जो है वो taxation सेंटर स्टेट के बीच में बांटने की बात करता है? तो यहाँ पे आंसर होगा फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article empower the parliament to make law on any matter in the state list if the national interest? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 249, राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास करता है तो 2/3 मेजोरिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can impose restriction on interstate trade and commerce? कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट, आर्टिकल 302 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल कंटेन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट में ऑप्शन सी 97 इज द करेक्ट आंसर। The concept of cooperative federalism is best exemplified by which? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैंप ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल अंडर विच आर्टिकल? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 263। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।